शिवम, क्या सच में ये इतनी बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में बन गई है कि आपको अध्यादेश तक लाना पड़ा? क्या बाकी और सारे जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो और बहुत सारे मुद्दे हैं, वो तो एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है कि सरकार को सारा काम छोड़कर इस थूक जिहाद के लिए एक अध्यादेश लाना पड़ रहा है? क्या इतनी गंभीर हो चुकी है समस्या? आपके खाने में या मेरे खाने में कोई थूक दे तो आपको ये समस्या नजर नहीं आती? मुझे लगता है बहुत बड़ी मेरा सवाल ही नहीं है यहाँ पर। हमारा सवाल है, मैंने तो अपना भी नाम लिया। सवाल पूछा, मैंने तो अपना भी नाम लिया। मैंने ये मेरा सवाल नहीं है, हर चीज को आप मी वर्सेस यू मत कीजिए। मैंने आपसे पूछा कि अगर सरकार, मैं नाराजी नहीं हूँ, मैं नाराजी नहीं हूँ शिवम, मैंने आपसे सीधे सीधे कहा कि क्या सरकार के लिए ये इतना बड़ा गंभीर संकट पैदा हो गया है कि अध्यादेश लाना पड़ रहा है? इसका सीधा सा जवाब दीजिए। मुझे नहीं पता आप नाराज क्यों हैं, लेकिन मैंने अपना भी नाम लिया। मैं फिर से कहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, जिसको खाने में थूक डाल के भाईचारा निभाना है वो निभा ले, हमसे तो नहीं हो पाएगा। बहुत साफ बात है, यहां बड़ी सीधी सी बात है। इस देश में कोई व्यक्ति अगर रेस्टोरेंट जाता है, वो सोचता है अपने परिवार के साथ जाता है, वहां पर खाना खाता है, तो वो उम्मीद करता है कि उसके साथ जितनी भी चीजें हैं वो उसको साफ मिलेंगी, बेहतर मिलेंगी। और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है, चाहे वो बागपत का विषय रहा हो, चाहे वो इसके अलावा नोएडा का विषय रहा हो, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरह की चीजें हुई हैं। मैं मानता हूं कि यह हर किसी का अधिकार है, एक आजाद देश में जब आप खाना खाने जाएं तो एटलीस्ट खाना तो स्वच्छ मिले। अब कोई ऐसी मानसिकता के साथ बैठा हुआ है कि उस खाने में कोई पेशाब कर दे रहा है, कोई थूक दे रहा है, तो माफ कीजिए, ऐसे लोगों का तो इलाज होना ही चाहिए। ठीक है, और ये ऐसा लगता है रामकृपाल जी कि सिर्फ अध्यादेश लाना ही एकमात्र उपाय है और उसी से इस स्थिति पे काबू पाया जा सकेगा, या इस मुद्दे को, ये मुश्किल से चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस बीमार मानसिकता के, जो इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पूरे का पूरा जो एक कम्युनिटी है, पूरा का पूरा एक जो मुसलमान समाज है, वो उनके चलते इन आरोपों प्रत्यारोपों को झेल रहा है? नहीं, ये दुखद होगा। मैं भी ये मानता हूँ कि देखिए, दुनिया के जितने भी समाज हैं, हर समाज में कुछ अपवाद होते हैं, कुछ विक्षिप्त मतलब ऐसी कुप्रथाएं होती हैं जिनका, या बिल्कुल मैं प्रथा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तो बचपन से ऐसे आबादी में रहा हूँ जहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, कभी हमको इस तरह की चीज़ें सुनाई नहीं पड़ी। ये अचानक 21st सेंचुरी की जो देन है, ये सब निकल के आ रही है। कहीं अगर मान लीजिए कुछ रहा भी होगा तो बड़े ही बहुत ही कोई अपवाद के रूप में रहा होगा, कोई सामान्य घटना नहीं। लेकिन अब जिस तरह की बातें उठ रही हैं और जिस तरह से इसका हो रहा है, मुझे लगता है कि ये तो निश्चित है कि इस तरह की जो हरकत करने वाले हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको दंडित करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस तरह के विषय को बहुत तूल देने से क्या होगा समाज में? ठीक है, जो खाई है और खाई और बढ़ेगी। ये बड़ी बात यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार ने कही है कि इस तरीके की बातें को और आगे बढ़ाने से खाई और ज्यादा बढ़ेगी दोनों समुदायों के बीच। प्रोफेसर कपिल, इस देश में बहुत सारे कानून है, मैं महिला हूं इसलिए महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके के अपराध है, चाहे वो बलात्कार का अपराध हो, चाहे वो मोलेस्टेशन या आप कहिए छेड़छाड़ का अपराध हो या बदतमीजी का अपराध हो, सबके खिलाफ कानून है। क्या वो रुक गई हैं चीजें? क्या कानून बना देना, अध्यादेश बनाना ही एकमात्र उपाय है इस समस्या का? देखिए, मैं एक बात कहूंगा यहाँ पे कि एक होता है कानून, एक होता है उस कानून को एनफोर्स करने के लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या ऑपरेशनल एस्पेक्ट चाहिए। और आपको मैं यहाँ बता दूं, आज यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं, इतने आप लोग बैठे हैं, हम जब छोटे होते थे तो हम एक अफसर का नाम सुना करते थे शहर में, फूड इंस्पेक्टर। बताइए आप में से किसी को मालूम है आपके इलाके में कितने फूड इंस्पेक्टर हैं आपके एरिया में? कितना वो आके घूमते हैं? सर, ऑडियंस के पास माइक नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि जब मैं पहुंचूंगी तभी। हाँ, देखिए कितना आकर के फूड इंस्पेक्टर घूमते हैं, करते हैं। और मेरा एक और बात मानना है कि जो भी ये कर रहे हैं, थूक मिलाना या कुछ और चीज मिलाना, ये एक मानसिक रोग की तहत किया गया, जिसको के बाद में कुछ लोगों ने एक टूल इस्तेमाल कर लिया किसी संप्रदाय को नीचा दिखाने का या करने का, और इसका जो फैलाव हुआ तो ये चीजें बढ़ती चली गई। ठीक है, इसको एक मैं जो बात कहूंगा यहाँ पे, मुझे याद है हम लोग टूरिज्म का जब कार्यक्रम कर रहे थे तो सिंधिया टूरिज्म मिनिस्टर हुआ करते थे। सर, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा जल्दी मेहमान बहुत है और मुझे बच्चों के दिल्ली से लेकर के और आगरा तक एक कार्यक्रम चलाया गया था कि जितने ढाबे हैं उन सब में जो कुक और काम करने वाले हैं वो हाथ में दस्ताने पहनेंगे, मुंह के ऊपर वो लगाएंगे मास्क, सिर के ऊपर टोपी पहनेंगे जिससे बाल तक न गिरे खाने के अंदर। अभी बहुत जगह आपको मिलेगी जहां लोग मैदा जो है पैरों से ऊंधते हैं
तो इस पूरे उसको बजाय एक, इसको मैं कहता हूं खाली जिहाद और ये सब कहने की जगह एक स्वच्छता को लेकर के, जब मोदी जी ने इतना बड़ा कैंपेन चलाया है देश के अंदर स्वच्छ भारत का, तो स्वच्छ खाना मिले इसको लेकर के जो कानून है हमारे, और इसके लिए क्यों नहीं आप लाइसेंस देते हैं ढाबे का और रेस्टोरेंट का? आप क्यों नहीं ये करते कि बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या मिलावटी खाना है, मिलावटी मावा, मिलावटी दवाएं। आप जानते हैं नकली दवाएं किस कदर बाजार में, वो एक बहुत भीषण समस्या है। और उसके बाद अगर इस तरह के वीडियो सामने आते हैं उसके लिए भी कानून है, लेकिन उसको भी सरकार रोक नहीं पाई। आप रोज जानते हैं कि रोजाना इस दुकान पे नकली दवाएं मिल रही हैं, लोगों को पता है लेकिन फिर भी मजबूरी में ले रहे हैं। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनको लिस्ट अब बना के दी गई है कि ये नुकसान करती हैं। लेकिन इन सबसे इतर मैं अब हाजी नजीम खान साहब आपका रुख करना चाहूंगी। हाजी जी ये बताइए हाजी साहब कि अगर आपके खाने में कोई थूके तो क्या ये बर्दाश्त होगा आपको? साफ खाना तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सबको चाहिए। हाँ मोहतरमा, देखिए जिस तरीके से भी आपने कहा कि हाजी नाजिम अगर आपके खाने में थोक दिया जाए तो आप खा लेंगे। देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। नहीं, मैं वहीं पे आ जाता हूँ, मैं वहीं पे आऊंगा उसी बात को। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के अंदर संविधान के तहत बात करें। और जिस तरीके से अभी थोक जिहाद की बात हो रही थी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मुस्लिम नाम आ जाता तो जिहाद का नाम आ जाता। वहीं पर कोई हिंदू समाज का कोई भी नागरिक या महिला हो या आदमी हो, अगर उसमें मूत्र कर देता जिस तरीके से एक घटना गाजियाबाद के अंदर हो रही है, तो उसको कौन सा जिहाद बोलेंगे? उसको हिंदू जिहाद बोलेंगे या फिर जो मुस्लिम नाम पे आता है उस जिहाद को बोलेंगे? और रही बात यह कि जिस तरीके से यहां पर खाने में थूकने की बातें होती हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं वो मानसिक रोगी है, उनका कोई मजहब नहीं होता, ना वो हिंदू होता ना मुस्लिम होता, वो ऐसे मानसिक सोच वाले हैं कि उनका सिर्फ एक ही काम है किसी ना किसी तरीके से। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है शाहीन साहब। एक और इस्लामिक स्कॉलर मेरे पास है। ऐसा नहीं है कि ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान लड़कों के आ रहे हैं। आपको मुंबई का एक वीडियो याद होगा, आइसक्रीम में किस तरीके से सीमेंट मिलाया जा रहा था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो मतलब कुल मिलाकर जो जहां पर हाजी साहब कह रहे हैं कि ये एक मानसिक बीमारी है और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि ये एक मानसिक रोग है। मुझे याद आता है कि कुछ दिन पहले हमारे एक चर्चा चली थी कि हिंदू भाई जो है हर उस चीज में गौमूत्र मिला देते हैं। अब गौमूत्र मिला देना कितनी बड़ी बात थी एक मुसलमान के लिए, लेकिन मुसलमानों ने कभी इसके ऊपर शोर नहीं मचाया, कोई कानून लाने की बात नहीं की, क्योंकि मुसलमान जानते हैं कि इस देश के जो हिंदू हैं, मेजोरिटी जो इस देश की हिंदुओं की है वो बहुत प्यार मोहब्बत से रहने वाली है। वो क्यों एक मुसलमान के, वो भले ही गौमूत्र को पवित्र मानते हो, लेकिन वो क्यों किसी मुसलमान के खाने में एक बड़ा मुद्दा उठा दिया। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आऊंगी मैं आपके पास। आपकी मुझे समझ में आएगी, मेरी बात चलिए जल्दी से पूरी कीजिए, जल्दी बात पूरी करने दीजिए। तो हम जानते हैं कि हमारे हिंदू भाई ऐसा नहीं कर सकते कि किसी मुसलमान के ऐसे चीज में गौमूत्र मिला दे। इस पर मुसलमानों ने कोई आवाज नहीं उठाई। ठीक है, एक बात मैंने कुरान और हदीस को आज मैंने सबको खंगाला है और पूरी रवायात देखी है मैंने कि कहीं कोई ऐसी चीज मुझे मिल जाए जिसमें किसी के खाने में थूकने की कोई बात मिलती हो, मुझे एक भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली। नहीं, ऐसा तो किसी भी, मुझे लगता है कि किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ में ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो हाइजीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये साफ सफाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हम तो क्यों लगाया इसके साथ? आप क्यों थूक जिहाद कर रही हैं? जिहाद एक पवित्र शब्द है, उसको बदनाम करने का जो काम किया जा रहा है। ठीक है, मैं अमितोष पारिक, विश्व हिंदू परिषद से, एक मिनट। ये गौमूत्र भी हो सकता है कि हमारे लिए वो बहुत पवित्र हो हिंदुओं के लिए, लेकिन एक दूसरे धर्म के लोगों के लिए वो उतना ही नापाक है जितना कि हम। लेकिन हालांकि देखिए थूक तो जो है वो तो बिल्कुल ही अति है, दोनों ही चीजें आती हैं। बताइए बोलिए। गौमूत्र के ऊपर तो बात पूरे विश्व में आ चुकी है, वर्ल्ड लेवल पे आ चुकी है, पेटेंट हो चुके हैं। गाय को काटना इनके लिए सही है, लेकिन गौमूत्र इनके लिए खराब है। अब जिहाद की हम बात कर लेते हैं ना। ये इनके लिए नहीं है, गौमूत्र मेरे लिए भी खराब है। मैं एक हिंदू हूँ, पूजा पाठी हिंदू हूँ, लेकिन माफ कीजिए सर, इस तरीके की साइंस को मैं नहीं मानती हूँ। आप अपने गौमूत्र को पीजिए या जो करना है आपको, मैं नहीं मानती हूँ सर, और हिंदू हूँ और आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मानसिकता है, ये किसी तरह का कोई मानसिक असंतुलन नहीं है। और जिस तरह से देश के अंदर में शरिया कानून की मांग पूरे विश्व में ये कर रहे हैं, इन्हीं की बातों में लिखा है कुरान के अंदर में। मैं बताता हूँ, जो अल्लाह को नहीं मानेगा उसके ऊपर में सीवियर पेनल्टी को फेस करनी पड़ेगी। कुरान का सूरत 5 आयत 86, कुरान सूरत 3 आयत 4 बोलने दीजिए। अरे अभी तो आपकी मानसिकता, अरे अभी तो मानसिकता है, इसलिए मैंने कहा था कि ये मुल्क संवैधानिक है, संविधान से चलने वाला है।
सूरत 5 आयात नहीं, अगर आप भारत को आप सरिया से तोलेंगे तो नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। सूरत 41 आयात 50, सूरत 58 आयात 4 फॉर दोज हु रिजेक्ट्स हिम देयर इज अ ग्रीवियस पेनल्टी। खाने में थूक मिला देना और फिर उसके बाद आप हदीस की बात करते हैं। मैं हदीस कोट करता हूं, आप उसको अपोज कर दीजिएगा। अल मिसवार बिन मखरमा, उसमें इसका साफ विवरण दे रखा है। जिस तरह से देश के अंदर में जिहाद की बात करते हैं ना, तो जिहाद तो हिंदू में कई संस्कृति में नहीं है, तो आपके साथ लग रहा है तो दिक्कत क्या हो रही है?